नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज हम आप लोगों के सम्मुख 2016 का पेपर जो NTA, नेट और JRF का 2016 में लिया गया था उसको लेकर के उपस्थित हुई हूं और इसमें आए हुए प्रश्न अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाने का जो हमारा वीडियो का एक सिलसिला चल रहा था उसमें हमने उपन्यास को करवाना शुरू किया था, परंतु परिस्थितियां, ये जो वैश्विक महामारी है इसके कारण नेट की परीक्षा का समय और डेट ये दोनों निर्धारित न हो सकने के कारण अचानक डेट आई और उसको हम उपन्यास का क्रम छोड़ करके हम इस समय आप सभी परीक्षार्थियों के लिए पेपर सॉल्व करवाना ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण समझा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 2016 का पेपर आज शुरू किया सॉल्व करना आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मित्रों मैं जितने भी विकल्प हैं हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर पढ़ेंगे। विकल्प आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता रहेगा और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये सुविधाजनक करना है तो आप इसकी ऑन टाइम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो हमको वीडियो में थोड़ा सा समय का बचत होगा और आप लोगों के लिए वो हितकर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ण वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, वर्ड एंड कंठ। अब यहाँ पर उत्तर है मूर्धा। दूसरा क्वेश्चन है, आगम व अ पुराणे पंडित मान बहंती का उत्तर है सरहपा। सभी विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे आपके समय को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक। अब यहाँ पर है चौथा विकल्प कबीरदास। ये पंक्तियों का पूछा है, किसकी पंक्ति है? तो मन का चिंता तब भया कछपुरबीला लेख है, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? कबीरदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, रोजतुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है, इसमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो उत्तर है पद्माकर भट्ट। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न है, भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न। नौवां प्रश्न है अगला, काम मंगल से मंडित श्रेय, ये कामायनी का जो पंक्ति है दिया गया है, इच्छा सर्ग का यह परिणाम तिरस्कृत कर दे उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो ये उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के श्रद्धा सर्ग से हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजत तरंगड़ी पर आधारित है? तो विशाख। इसका उत्तर है विशाख। अब 11वां प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? तो ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं। मणिकर्णिका के लेखक हैं कौन? तुलसीराम। मणिकर्णिका उनकी रचना है तुलसीराम की। 13वां प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर। यहाँ पर हाईलाइट हुआ है मित्रों, कलर नहीं हुआ है, वो ध्यान देना है आप लोगों को। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। आगे का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? तो विशस्य विषमोधमम। ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे विख्यात नाटक है। अगला 16वां प्रश्न है,
सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन हरवंशलाल शर्मा का है, जिन्होंने सूरदास के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? तो भुक्तिवाद। अगला है, वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। अभिवंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक क्रौंचे हैं। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसमें सबसे पहले स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, अद्दड़माण हैं, फिर हेमचंद्र हैं। ये क्रम सही है। आगे है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। यहां पर सबसे पहले बिहारी हैं, फिर देव हैं, भिखारीदास हैं, पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? हरिवंशलाल शर्मा, हरिवंशलाल बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है 24, मैथिली क्षणगुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसमें पंचवटी है सबसे पहले, फिर साकेत है, फिर यशोधरा है, फिर द्वापर है। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है? अभी बिल्कुल, अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं बाघ। ये इनके सही क्रम है पुस्तकों का, काव्य संग्रहों का। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। ये जो है कोणार्क और बकरी, ये दोनों नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है आपको। आगे अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? परती परिकथा, दीर्घपता, जुलूस, पलटू बापू रोड। ये इनका क्रम है प्रकाशन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक। ये प्रकाशन की दृष्टि से है। लेखन और प्रकाशन ये दोनों लगभग एक समय में ही हुए थे, इसका यही क्रम है इसका। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी। अगला है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है? वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। अगला प्रश्न है, अब ये सूची जो मेल करने का होता है, इसमें मित्रों आपको ध्यान देना है, अगर एक प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है तो उसमें से आपको 3 प्रश्न अपने आप सही हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको नाम पढ़ने हैं, फिर रचना का नाम पढ़ना है कि कोई एक रचना और कोई एक जो लेखक है या कवि है, अगर आपको मैच हो जाता है तब आपको पक्का जिस पर सेट हो रहा है वो निश्चित रूप से उसके चारों वही होंगे जो पहले का है। तो यहाँ पर चंदायन, विशलदेव, नागमती चंदायन, फिर राजमती, ढोला मारू रादुहा, मालवाड़ी, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। यहाँ पर अब हम एक मैच कराने का आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताना चाहूंगी कि पद्मावत जो है वो किसका है? आपको पता है नागमती का। अब आप देख लीजिए नागमती का बी ऑप्शन जो है वो 5वां किस में है? तो आपको बी 5वां है, आप देखेंगे बी ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो वहां पर सही हो रहा है। इस तरह से जब आप लिख के करेंगे, एक बार दिमाग लगाएंगे तो अपने आप सारे एक के आधार पर बाकी 3 सही हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित करना है आपको। तो यहां पर आपको देखना है 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1, ये आपका क्रम है। तो पृथ्वीराज चौहान,
फिर जयसिंह, परमाल और छत्रसाल, ये क्रम होगा। आगे है, हाँ, अगला ये जो प्रश्न हम कोड वाले अभी मित्रों बता रहे हैं, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि एक एक विकल्प को बोलना और सबको मैच करना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा वीडियो में। तो इसके लिए हम आप लोगों को सुझाव देंगे कि आप वीडियो हम रोक करके रख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय दे रहे हैं हर एक स्लाइड पर, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उत्तर उसमें दिया हुआ है, हमने उसको अलग कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। तो उसके अनुसार आप उसको मैच करेंगे और आपको पूरा तुरंत उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस रचना से कौन सा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वो कोड वाला ही है, वो भी वही फार्मूला यहां पर भी है आपको। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, ये कोड वाले सारे उसी तरह से देखने हैं आपको मित्रों। हाँ, ये भी कोड वाले ही प्रश्न हैं सभी। तो जितने भी कोड वाले प्रश्न हैं, हाँ, यहाँ पर है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो जो यहाँ पर काव्य पंक्तियां दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, कौन से रचनाकार कौन सी पंक्ति की रचना किया हुआ है, तो ये कोड वाला ही है, इसमें भी वही है। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखना है मित्रों कि कौन सी पंक्ति है और किस नाटक से जुड़ी हुई है, ये भी कोड वाला ही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंध संग्रह है और कौन से निबंध के संग्रह के लेखक कौन से हैं, ये कोड में ही दिया हुआ है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के साथ मिलाप कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उसमें चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा भी है, कुछ उपन्यास जैसे हमने महिला आंचल ये सब करवाया हुआ है, तो उसमें मैंने ये सारी बातें पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक एक लेखक को और एक एक उपन्यास को मिलाना है कि किस गांव का जो चर्चा है किस उपन्यास के अंतर्गत किया हुआ है, तो यह भी मिलान वाला ही है। तो अगला है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पर सारे संप्रदाय दिए हुए हैं और उनके आचार्य दिए हुए हैं, तो कौन से आचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये आपको मैच कराना है, जैसा कि चौथा विकल्प इसमें सही आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये जो है कौन, ये दोनों सेम सेम एक ही लेखक की दोनों रचनाएं हैं, ये मैच करवाना है कौन ऐसे लेखक हैं जिनकी ये दोनों रचनाएं हैं, तो उसमें इसका बी विकल्प सही आ रहा है। और ये जो है स्थापना और रिसर्च का है, तर्क और स्थापना का है। अगर आप इसे देखोगे तो सबसे पहले आपको पूरा तर्क का वाक्य दिया रहेगा, उसके आधार पर सही और गलत आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इसको भी आपको परीक्षा में जब आप इसको पूरे कथन को पढ़ेंगे तब वहां पर आपको थोड़ा सा विचार मंथन करने के बाद वो स्पष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये भी तर्क और स्थापना का ही है। जैसे धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, ये स्थापना है। लेकिन इसका तर्क क्या है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए एक एक को सही गलत सही 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 गलत इस तरह से दिया हुआ है। जैसे आप पढ़ेंगे वाक्य को विचार करेंगे तुरंत आपको कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो आ जाएगा। लेकिन इस वाक्य के आधार पर क्या सही है हमने उत्तर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक सही और आर गलत है। अगला है, इसमें भी स्थापना और
तर्क है। तो काव्य स्थापना वाक्य है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। ये आपका स्थापना वाक्य है। तर्क वाक्य है, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। अब यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है, थोड़ा सा हमें विचार करना होगा गहराई से। तो हमने यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। आप इसे एक ही प्रश्न को 2 से 3 बार जब परीक्षा के दौरान पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा सूझबूझ और विचार विमर्श का प्रश्न होता है मित्रों, इस पर ध्यान देना जैसा है। अगला 45 प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क वाक्य है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। यहाँ पर ए सही है और आर भी सही है, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों वाक्य आपस में सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित 46 से 50 तक अर्थात 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए बहुविकल्पी विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए या कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मित्रों टाइपिंग का मिस्टेक है। अब यहाँ पर हम गद्यांश को पढ़ते हैं। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं कर सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सका। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? तो विकल्प सब दिया है, श्रद्धा द्वारा, आचरण द्वारा, आस्था द्वारा और भक्ति द्वारा। तो ऊपर ही दिया हुआ है कि भक्ति द्वारा हो सकते हैं। आगे है, महात्मा अन्याय का दमन करने से कैसे समर्थ होते हैं? तो इसमें पहला उत्तर है इसका, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से हो सकते हैं, क्योंकि हमने गद्यांश में साफ साफ इसको पढ़ा। समाज कल्याण संभव हो पाता यदि ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें, तभी कल्याण समाज का कल्याण संभव है। भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है, इसका उत्तर बनेगा लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। ये जो है भक्ति के प्रति आचरण को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला उत्तर है, जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा पूरी तरह से। लास्ट 50वां प्रश्न है, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है आकर्षण विधान, पिंडों का आविर्भाव, सामाजिक लगाव, अणुओं का अस्तित्व। तो इसमें सही उत्तर है आकर्षण विधान। अब यहां पर मैं पूरे 50 प्रश्नों को आप लोगों के सम्मुख पूरे समाधान उसके सॉल्यूशन के साथ रख दी हूं और उम्मीद करती हूं मेरा यह प्रयास आप लोगों को मददगार साबित होगा। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी आवश्यकताओं को बताते हुए हमें सुझाव दीजिए। धन्यवाद।